हेलो दोस्तों, गुड मॉर्निंग। द मोस्ट वेलकम टू माय चैनल द ग्लोबल इंग्लिश। आपका द ग्लोबल इंग्लिश में स्वागत है। मैंने बताया था आपको कि यूपी टेट का जो एग्ज़ाम होता है उसमें जो 30 मार्क्स आपके इंग्लिश के आते हैं, उसमें किसी भी बच्चे को कोई समस्या में होने नहीं दूंगा। कब? जब बच्चा मुझसे वो लगातार जुड़ा रहेगा, मेरे इस चैनल से लगातार जुड़ा रहेगा, तो कन्फर्म मैं बता रहा हूँ कि यूपी टेट, सीटेट, टेट जो भी होगा एग्जाम या अन्य कोई कंपटीशन एग्जाम होगा, तो उसमें हमें लगता है कि इंग्लिश में अगर हमारे चैनल से कोई बच्चा पढ़ रहा है तो उसको किसी प्रकार की कोई समस्या होने वाली नहीं है बाबू। ठीक है ना। मैंने 2 पार्ट मैंने पढ़ा दिया है ना। 2 पार्ट मैंने खत्म कर दिया है यूपी टेट, सीटेट का। आज मैं तीसरा पार्ट लेकर के आया हूँ। ठीक है ना। रिस्पांस में दे रहे हैं वो सारे बच्चे, बोलने सब ठीक, कीप इट अप, इसको पढ़ाते रहिए, बहुत अच्छा लग रहा है। ठीक है। तो और भी जो अन्य बच्चे हैं बाबू, जो आपके मतलब दोस्त हैं, सहपाठी हैं, है ना, जो प्रिपरेशन कर रहे हैं यूपी टेट, सीटेट की प्रिपरेशन कर रहे हैं, एग्जाम भी होगा सीटेट का। देखिए आपका सितंबर माह में हो सकता है कि एग्जाम भी हो। ठीक है। 5 सितंबर या 6 सितंबर को हो सकता है कि 6 सितंबर को एग्जाम भी है शायद। ठीक है। तो ये सारे क्वेश्चंस अगर हम पढ़ेंगे तो निश्चित तौर से इसी तरीके से क्वेश्चंस आपको वहां पे पूछे जाएंगे। मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि सेम क्वेश्चन है, डिट्टो वही क्वेश्चन पूछा जाएगा, लेकिन जो कॉन्सेप्ट नहीं होता है, कॉन्सेप्ट हमेशा हमेशा आपको काम आएगा, वो कहीं भी हो। ओके, चलिए चलते हैं, लेट्स स्टार्ट। सबसे पहले मैं बात करता हूँ अपने चैनल के बारे में। मेरे चैनल का नाम है द ग्लोबल इंग्लिश। मैं हमेशा बाबू यही कहता हूँ कि आपसे सिर्फ इतना मांगता हूँ, जो मेरा चैनल है द ग्लोबल इंग्लिश, उसको शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, अपने दोस्तों तक जरूर पहुंचाइए। कन्फर्म मैं बता रहा हूँ, बहुत सारी चीज़ों के बारे में इस चैनल से आपको हेल्प मिलेगा। ठीक है ना। चलिए स्टार्ट करते हैं। 52 क्वेश्चंस, इसका मतलब मैंने 51 क्वेश्चंस आई हैड ऑलरेडी डिस्क्राइब्ड। मैंने पहले से ही आपको क्या कर रखा है, 51 क्वेश्चन मैंने आपको सॉल्व करा दिया है ना। बहुत जल्दी मैंने स्टार्ट किया है और जल्दी जल्दी में ही मैंने क्या किया है, क्या क्वेश्चन बहुत रिलैक्सली तरीके से मैंने क्या कर दिया, उसको तैयारी करवा दिया आपको। कह रहा फिल इन द ब्लैंक्स वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव्स। मतलब ये जो वर्ब दिया गया है, इसमें क्या कर रहा है, इसको हमें क्या करना है, इसमें भरना है। ये जो वर्ब दिया है इसमें हमें क्या करना है, भरना है। देखते हैं क्या होगा आपका। सरदार पटेल। देखिए बाबू, एक चीज मैं बार बार बताता हूं कि अगर सब्जेक्ट अगर आपका सिंगुलर है तो वर्ब जो आएगा, वर्ब भी आपका क्या होगा, सिंगुलर होना चाहिए। इट इज मस्ट, ये मस्ट है, ये अवश्य बाबू, ये जरूरी याद कर लेना। लैड, तो लिए देखिए लैड होगा नहीं, ये लैड तो होगा नहीं। लीड, ये लीड पहली बात, ये शब्द कोई शब्द नहीं, लीड नहीं है। लीड इसलिए नहीं होगा क्योंकि सब्जेक्ट हमारा सिंगुलर है, और अगर ये लीड्स लिखा होता तो मैं समझता, मैं कुछ और बताता, क्योंकि सब्जेक्ट सिंगुलर तो ये लीड्स होना चाहिए, इसने लीड दे दिया, इसका मतलब ये भी गलत हो गया। ऑप्शन नंबर 1 सही हो गया। सोचो, कुछ पढ़ने की जरूरत ही नहीं है आपको, आगे क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। मैंने बताया बाबू कि कभी भी याद रखो, आंसर को काटने की कोशिश करो। जो ऑप्शन 4 ऑप्शन होते हैं, उस ऑप्शन में से 2 ऑप्शन या एक ऑप्शन ऐसा होता है जो बिल्कुल डिफरेंट होता है। जब हमारे पास चॉइसेस कम होते हैं तो हमें चूज करने में आसानी होता है ना। ज्यादा होते हैं तो उसमें चूज करने में कठिनाई होती है। चूज द मैस्कुलिन जेंडर फ्रॉम द ऑप्शन गिवन। ये तो सब बहुत छोटे बच्चों वाला सब है यार, है ना। क्वेश्चन सोच लो, है ना। ये सब मैं छोटे बच्चों को बताता हूँ सारी चीजें। बताइए, कह रहा है कि मैस्कुलिन जेंडर कौन सा इसमें से आपको बताना है कि मैस्कुलिन जेंडर कौन सा है। देखिए मैस्कुलिन जेंडर, ये आपका मैस्कुलिन जेंडर है, मैस्कुलिन जेंडर ऑफ डक। ये आपका फेमिनिन जेंडर है ऑफ डियर। ये आपका काउंटेस है, फेमिनिन जेंडर है ऑफ काउंट। ये फेमिनिन जेंडर है ऑफ पीकॉक। इस काउंट का मतलब होता है बेगम होता है, याद कर लेना। काउंटेस का मतलब क्या होता है, बेगम होता है, इस बात को भी याद कर लेना, है ना। स्त्रीलिंग है, ये बेगम होता है, इसका मतलब इस बात को याद कर लेना। ठीक है। तो मैस्कुलिन जेंडर क्या है, इसमें ड्रेक है, ड्रेक ही तो मैस्कुलिन जेंडर है भैया। इसका डक होता है फेमिनिन जेंडर, याद कर लेना आप। ठीक है ना।
डक ये फेमिनिन जेंडर होता है। ठीक, चलिए आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 54 की तरफ, चलिए बताइए। ट्राई टू गिव द आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 44। नाउ गिव द आंसर इमीडिएटली। जल्दी से जल्दी बताइए क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से जल्दी बताने का प्रयास कीजिए। Which of the following sentence has a request? ये जो सेंटेंस लिखा है, इस सेंटेंस में बताना है कि रिक्वेस्ट क्या है। ठीक है, इस सेंटेंस में हमें बताना रिक्वेस्ट का। हाउ फास्ट, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है, ये बिल्कुल गलत हो गया। कुड यू, ये देखिए मिस यू, तो ये तो ऑप्टेटिव सेंटेंस है, ये ऑप्टेटिव सेंटेंस है। ये आई गॉट, ये तो मतलब ये आई गॉट द कंसर्ट टिकट्स, ये भी मतलब कह सकते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस है। ये कुड यू प्लीज, प्लीज देखिए प्लीज किसको रिप्रेजेंट करता है, जो प्लीज होता है, जो प्लीज होता है किसको रिप्रेजेंट करता है, किसको रिप्रेजेंट करता है, ये रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, रिक्वेस्ट को रिप्रेजेंट करता है। तो ऑप्शन नंबर 2, ऑप्शन नंबर सेकंड इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 54। चलिए बताइए, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड डज नॉट हैव साइलेंट लेटर या लेटर्स। इसमें बताना है जो फॉलोइंग वर्ड्स हैं उसमें आपको बताना है कि इसमें कौन सा जो है वर्ड है जिसमें साइलेंट वर्ड नहीं है। कुछ मतलब इसमें 3 ऑप्शन ऐसे होंगे जिसमें साइलेंट वर्ड होगा कोई ना कोई, लेकिन इसमें एक ऐसा ऑप्शन बताइए जिसमें कोई वर्ड साइलेंट नहीं है। साइलेंट वर्ड क्या होता है, जिसको पढ़ने पे प्रोनाउंसिएशन करने पे वो शब्द ना आए, वो लेटर ना आए। साइकोलॉजी, ये देखिए साइकोलॉजी से पढ़ते हैं लेकिन पी साइलेंट हो गया, यहाँ पी साइलेंट होता है ना, इसका मतलब ये गलत हो गया। डाउट, यहाँ डी साइलेंट होता है तो इसका मतलब ये भी गलत हो गया। नॉलेज में के साइलेंट होता है, इसका मतलब ये भी गलत हो। केटल में पूरा का पूरा आ रहा है शब्द, पूरा केटल में पूरा का पूरा जो है लेटर आ रहा प्रोनाउंसिएशन करने पर जो है। तो वही पूछ रहा था कि कौन सा ऐसा वर्ड है जो बताइए जो साइलेंट ना हो, चारों ऑप्शन में से। चलिए आगे चलते हैं बाबू। टेल मी नाउ, टेल मी द आंसर ऑफ क्वेश्चन नंबर 56। इमीडिएटली ट्राई टू गिव द आंसर। चलिए चलिए बताइए, जल्दी से जल्दी बताइए बाबू क्या होगा इसका आंसर बताइए। Which conjunction will be the most appropriate to join following sentence? ठीक है, कह रहा है कि इसमें मतलब कौन सा सुटेबल कंजक्शन होगा जो सेंटेंस को जोड़ने पर उसका मीनिंगफुल हो जाए, वो सेंटेंस मीनिंगफुल हो जाए। बताइए ना, आप दीजिए तो ये अब देखते हैं इसमें। देखिए इसमें यू विल नॉट सक्सीड, देखिए याद रखिए अनलेस की मैं बात करूँ तो अनलेस की मैं, ये दैन नहीं होगा भाई बात। अनलेस की मैं बात करूँ तो अनलेस जो होता है, देखिए अगर सब्जेक्ट, अगर सेंटेंस, अगर तो एक क्लॉज है, याद रखिए एक क्लॉज है, ये क्लॉज है, ये क्या है क्लॉज है, इधर भी क्लॉज है, इधर भी क्लॉज है। अगर एक क्लॉज निगेटिव है, एक क्लॉज निगेटिव है तो अनलेस वहां नहीं यूज हो सकता है, अनलेस नहीं यूज हो सकता। निगेटिव के साथ अनलेस नहीं यूज होगा क्योंकि अनलेस एक खुद ही निगेटिव वर्ड है, पॉजिटिव सेंस दे देगा, वो पॉजिटिव सेंस दे देगा। अगर अनलेस यूज करेंगे तो आएगा क्या कंडीशन हमारा, अनटिल। तुम सफल नहीं हो गए जब तक कि तुम कठिन परिश्रम नहीं करते, है ना, ये होता है बाबू। Which of the following sentence has been punctuated correctly? इस सेंटेंस में बताना है कि कौन सा वर्ड हमें पंक्चुअली करेक्टेड है। गिव रेनू साइड, ये तो सही है, मतलब ये गलत हो गया। इसके बाद साइड के बाद वो आना चाहिए, है ना, डबल फर्स्ट क्या कहते हो, इन्वर्टेड कामा आना चाहिए था। ये 2 ऑप्शन हमारे पास बचा, इसको देख लेते हैं। रेनू साइड गिव मी अ पेन, अ पेंसिल एंड अ बुक, इसको देख लेते हैं। गिव मी अ पेन, देखो इसमें क्या होता है बाबू, जैसे मान लो कि अगर कोई नाउन बार बार आ रहा है, मतलब बार बार आने का मतलब है कि मैंने उसको ये भी दिया, ये भी दिया, ये भी दिया, तो कामा लगा करके लिखते हैं हमेशा, याद रखो, है ना, इस तरीके से हमेशा कामा लगता है, तो ये भी नहीं होगा। यानी इसने एक पेन की बात किया फिर कामा लगाया, एक पेंसिल की बात किया लास्ट वाले के साथ एंड लगा दिया, बहुत परफेक्ट सेंटेंस है, बहुत ही परफेक्ट सेंटेंस है ये। ठीक है, यहाँ भी अगर हम कामा लगा देंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, चलो आगे चलते हैं। क्या है क्वेश्चन नंबर 57 की तरफ चलते हैं। बताइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, जल्दी से जल्दी बताइए क्वेश्चन नंबर 57 क्या है, बताइए 57 का आंसर बताइए आप लोग क्या होगा, बताइए। फिल इन द ब्लैंक्स फॉलोइंग सेंटेंस विद द करेक्ट अल्टरनेटिव, बताइए इसमें। ये आपके जो है इंडेफिनिट प्रोनाउन है, इंडेफिनिट प्रोनाउन है ये सब, है ना। बताइए आई डिड नॉट इन्फॉर्म, बताइए nobody at all, none, any at all, anybody at all, क्या रहेगा, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया। I did not inform any at all, क्या रहेगा बताइए,
मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, एनीबॉडी मतलब किसी को नहीं इन्फॉर्म किया, नोबडी मतलब किसी को। बताइए यहाँ देखो एक निगेटिव दे दिया तो निगेटिव नहीं, निगेटिव नोबडी, ये गलत हो गया, नन नहीं होगा। एनीबॉडी, एनी बताइए आप लोग, जो मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, यहाँ पर एनी एटाल, एनीबॉडी एटाल, ये एनी एटाल लिख दो, एनीबॉडी एटाल क्या आएगा बताइए यहाँ पे आंसर, करेक्ट आंसर क्या होगा? एनी एटाल नहीं होता, एनीबॉडी एटाल, मैंने किसी को इन्फॉर्म नहीं किया, कोई व्यक्ति होगा कहने का इन्फॉर्म करने वाला या सूचित करने वाला। एंटोनिम ऑफ जस्टिस, जस्टिस का विलोम शब्द क्या होगा? इनजस्टिस कहाँ पे है भैया? ये गलत हो गया। जस्टिस का विलोम शब्द जानते हैं इनजस्टिस, इनजस्टिस मतलब अन्याय और जस्टिस मतलब क्या होता है? न्याय होता है। इस बात को आप अच्छे तरीके से जानते हैं, वी वांट जस्टिस, वी वांट जस्टिस, है ना, नारे लेते हैं स्लोगन। सिनोनिम ऑफ एड्रॉयट, बताइए क्या होगा? एड्रॉयट का सिनोनिम कौन बताएगा? जल्दी से जल्दी बताइए, एड्रॉयट का सिनोनिम कौन बताएगा? एड्रॉयट का मतलब होता है निपुण होता, निपुण, निपुण, निपुण का मतलब ये होता है कि वो व्यक्ति जो क्या हो, सक्षम हो, कैपेबल हो किसी काम को करने के लिए। इसका मतलब होता है शक्तिशाली होता है, इसका मतलब क्या होता है? शक्तिशाली होता है, शक्तिशाली होता है। पोर्टेंट, ओमनीपोर्टेंट बोलते नहीं, ओमनीपोर्टेंट। क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक, क्लेवर मतलब क्या होता है? चालाक होता है। स्किल्ड मतलब क्या होता है? इसका भी मतलब निपुण होता है, निपुण होता है। पावरफुल मतलब ये शक्तिशाली। तो बचा क्या? स्किल्ड, क्या हो गया? स्किल्ड। एड्रॉयट का सिनोनिम क्या होता है? स्किलफुल। Which alternate the correct indirect form of the sentence, बताइए इसका इनडायरेक्ट स्पीच में बना के बता दीजिए आप लोग। मैं बार बार बताता हूँ आपसे कि बाबू जो रिपोर्टिंग स्पीच अर्थात जो इनडायरेक्ट और डायरेक्ट स्पीच होता है उसमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस जो होता है बहुत इंपॉर्टेंट होता है। अक्सर इंट्रोगेटिव सेंटेंस से क्या करता है, एग्जाम में आपसे पूछता है वो, ठीक है। तो देखिए मैं बना दे रहा हूँ यहाँ पे, ही सेड है तो ये आस्क्ड हो जाएगा, ये आस्क्ड मी हो जाएगा। व्हेन है तो ये व्हेन ही कंजक्शन हो जाएगा। यू को चेंज करूंगा, मी के अकॉर्डिंग आई हो जाएगा। यहाँ पर मैं वुड लिखूंगा, आई वुड कम बैक। कम का गो कर दिया, कोई दिक्कत नहीं। कम का गो कभी कभी करता है, कभी कभी नहीं करता, होता है ऐसा, है ना। गो को हम कर देंगे, कोई दिक्कत नहीं है ना। इसमें तो बहुत ज्यादा इशू नहीं इसमें। तो देख लेते हैं इसमें व्हेन आई वुड कहाँ पर लिखा, व्हेन आई यहाँ पर लिखो, हियर ही लिया कि लिख दिया उसने, नहीं होगा क्योंकि यू सेकंड पर्सन है, इसके अकॉर्डिंग चेंज होगा। ये गलत हो गया बाबू, यहाँ पे यू गलत कर दिया इसने। यहाँ पे इसने आई वुड गो बैक, व्हेन आई वुड गो बैक। यहाँ पर इसने व्हेन ही आस्क्ड मी, टू मी कर दिया यहाँ पे, इसलिए ये भी गलत हो गया, ये गलत हो गया। इसने टू लगा दिया था, वही तो मैं देख रहा था कि ये तो सेम सेम हो गया, लेकिन यहाँ पे इसने क्या लगा दिया, टू लगा दिया। सेट टू को ही आस्क्ड में चेंज किया जाता है, यहाँ टू लगाने की जरूरत नहीं है। यानी ऑप्शन नंबर क्या होगा इसका, टू सही होगा। ऑप्शन नंबर टू क्या होगा, सही होगा बाबू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है, चेंज द सेंटेंस इनटू एक्टिव वॉइस, मतलब ये सेंटेंस पैसिव वॉइस में हमें एक्टिव वॉइस में चेंज करना है। मैंने एक्टिव वॉइस पैसिव वॉइस का फॉर्मेट मैंने एक दिन बताया था, क्या करते हैं, सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं, ऑब्जेक्ट का सब्जेक्ट बनाते हैं। मतलब ये ऑलरेडी पैसिव वॉइस में है, ऑलरेडी पैसिव वॉइस में, तो एक्टिव में बनाना, मतलब जो ऑब्जेक्ट होगा पहले रहेगा इसमें। मतलब इसको हमें सबसे पहले कर देना, अ क्रूल बॉय, अ क्रूल बॉय पहले हो जाएगा क्योंकि ये पैसिव वॉइस में है। वाज किल्ड है तो वाज किल्ड बताइए किसका, पास्ट इंडेफिनिट। जितने भी इंडेफिनिट टेंस होते हैं अपने अगले वाले का हेल्प कर लेता है। वाज किल्ड तो ये किल्ड ही रहा होगा, किल्ड है, किल्ड द बर्ड, ये बस अक्रूल बॉय किल्ड द बर्ड, ये इसका एक्टिव वॉइस देख लेते हैं। कहाँ पर ऑप्शन में वाज ने दे दिया, पैसिव वॉइस दे दिया इसमें। अ बॉय किल्ड द क्रूल बर्ड, ये गलत हो गया यहाँ पे। एक क्रूल बॉय हैड किल्ड, ये भी गलत हो गया। अ क्रूल बॉय किल्ड द बर्ड, ये ऑप्शन नंबर फोर्थ, ऑप्शन नंबर फोर्थ इज द करेक्ट आंसर ऑफ द क्वेश्चन नंबर 61। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, चलिए बताइए। पैसिव वॉइस वो एक पैसिव वॉइस में था, एक्टिव में चेंज करना था। अब यहाँ पे एक्टिव वॉइस दिया, पैसिव में चेंज करना, भैया देख लेते हैं यहाँ पर। ही केप्ट मी वेटिंग, तो क्या लिखेंगे, ये ऑब्जेक्ट हो गया, आई को पहले लिखेंगे हम, वाज हो जाएगा क्योंकि ये सेकंड फॉर्म है। ऐसा होता ना कीप, केप्ट, पास्ट इंडेफिनिट बहुत इंपॉर्टेंट टेंस माना जाता है बाबू, याद रखो। केप्ट ये B2 है और B2 जब आता है तो याद रखो उसका पैसिव वॉइस वाज वर से बनता है, वाज वर से उसका पैसिव वॉइस बनता है। और पैसिव वॉइस में हमेशा B3 यूज करते हैं, याद रखो, हमेशा B3 यूज करते हैं, इस बात को याद कर लेना। आई वाज केप्ट, आई वाज केप्ट, केप्ट बेटिंग, बेटिंग में बेटिंग लिखते हैं,
केप्ट वेटिंग बाई, और ये सब्जेक्ट का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तो ही क्या नाम से, ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम। ही का ऑब्जेक्टिव केस क्या बनेगा, हिम बनेगा। आई वाज वेटेड ये नहीं रहेगा आपका, आई हैड भी नहीं रहेगा, आई नहीं रहेगा। ऑप्शन नंबर ए, आई वाज केप्ट वेटिंग बाई हिम, ये आंसर आपका सही होगा। ये आंसर आपका सही होगा, जो कि मैंने आपके सामने ही क्या किया, बना करके आपको ऑन द स्पॉट उसका आंसर मैंने क्या कर दिया, दे दिया बाबू। ठीक है, बताओ किसी बंदे को कोई समस्या हो तो बताओ बाबू, किसी फ्रेंड्स को, किसी दोस्तों को कोई समस्या हो तो बताओ। चलिए, विच ऑफ द फॉलोइंग सेंटेंस हैज ए मॉडल वर्ब, बताइए मॉडल वर्ब क्या है इसमें। ये सेंटेंस दिया हुआ है, इसमें सेंटेंस 4 ऑप्शन दिए हैं, किस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज किया गया, बताइए इसमें किस सेंटेंस में मॉडल वर्ब का यूज किया गया है। मैं यहाँ पे कुछ मॉडल वर्ब में लिख दे रहा हूँ, यहाँ पे ये अगर शब्द आएंगे ये वर्ड मॉडल वर्ब होते हैं, ये वर्ड मॉडल वर्ब होते हैं, याद कर लेना, ये वर्ड मॉडल वर्ब होते हैं। मैं लिख दे रहा हूँ यहाँ पे, मैं लिख दे रहा हूँ, बिल हो गया, बिल का वुड हो गया, ये सब मॉडल होते हैं। दूसरा शैल, शैल शुड हो जाएगा, ये सब मॉडल होते हैं बाबू। ठीक, उसके बाद कैन, कैन कुड हो गया, ये सब मॉडल होते हैं। मे माइट हो गया, मे माइट हो गया, ये हो गया, ये सब के सब क्या है, मॉडल है। ठीक है, उसके बाद आपको क्या हो जाएगा, मस्ट हो गया, इसी में मस्ट हो गया, है ना। उसके बाद क्या होता है, यूज टू, यूज टू भी इसी में आ जाता है। ठीक है, उसके बाद और क्या होता है इसमें, और बताइए इसमें डेयर का भी यूज कर लेते हैं, ऑट टू, ऑट टू का भी यूज कर लेते हैं, ऑट टू, OUGST, ऑट टू का भी हम क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। डेयर टू का हम लोग क्या कर लेते हैं, यूज कर लेते हैं। ये सब क्या होते हैं, मॉडल्स होते हैं बाबू। ठीक है, तो इसमें कम्स, इसमें कहीं वर्ब आया ही नहीं है। मस्ट देखिए इसमें आ गया तो ये मॉडल वर्ब है, सिंग इसमें ये नहीं है, इसमें ये नहीं है। मस्ट इसमें आ गया तो यही मॉडल वर्ब है। ये शब्द अगर कहीं आ जाएंगे तो मॉडल वर्ब वही होंगे बाबू, याद कर लेना। ठीक है ना, हाँ। फिल इन द ब्लैंक्स विद द फॉलोइंग सेंटेंस व्हिच करेक्ट वर्ड फ्रॉम द अल्टरनेटिव, बताइए इसमें। कह रहा है ही सॉल्व्ड ऑल द क्वेश्चंस, उसने सभी क्वेश्चंस को या सॉल्व किया विथ, बताइए इजियर, इजियर कहीं कंपेयर थोड़ी किया गया है, इज, बताइए इज क्या है, प्रीपोजिशन है, ये विथ क्या प्रीपोजिशन है, बताइए इसमें क्या रहेगा इसमें, बताइए कौन बताएगा इसमें, कौन बताएगा इसमें। ईज, इजियर तो रहेगा नहीं, इजी, इजी क्या है, एडजेक्टिव है, इजी क्या एडजेक्टिव है, ये नहीं होगा। इज, इजली, ये नहीं, ये नाउन होगा आपका, इज, ये आपका प्रीपोजिशन जो होता है वो इज हो जाएगा आपका। ठीक है, ये आपका आंसर हो जाएगा। 64 का करेक्ट आंसर क्या होगा, इज, या इजली भी हम लिख सकते, ऐसी बात नहीं, इजली भी हो सकता था, लेकिन इजली इसने एडवर्ब दे दिया, एडजेक्टिव में एडवर्ब दे दिया, है ना। ये नाउन होता है, नाउन एडजेक्टिव एडवर्ब। ठीक है, याद कर लेना। चलो आगे चलते हैं, क्या है क्वेश्चन नंबर 65 की तरफ चलते हैं बाबू। बताइए इसका आंसर क्या होगा। अपने आप से देखो, क्वेश्चन लिखने से पहले ही अपने आप से आंसर देने का प्रयास क्या करो बाबू, है ना, तब मैं मानूंगा कि आप लोग पढ़ रहे हो यार। ठीक है, चलो बताइए क्या होगा इसका आंसर भाई। राधे, राम एंड डैश वर प्रेजेंट बोथ 3 and 4, तो देख लेते हैं बोथ 3 and 4 क्या मतलब। यहाँ सब्जेक्ट दे दिया तो यहाँ ये होगा नहीं, ये होगा नहीं, बोथ आइए मी नहीं आएगा, है ना, हमेशा सब्जेक्टिव केस आता है। बोथ राम, मतलब रामा एंड आई वर प्रेजेंट, आई सिंगुलर होता मानता हूँ, आई के साथ वाज लगता है, बहुत सारे बच्चे यहाँ पे वाज कर देंगे, ऐसा नहीं करना है, क्योंकि आप 2 लोग हो गए, सिर्फ आई को नहीं देखेंगे, राम को भी देखेंगे भैया। Which part of which speech is the word ingenious, यहाँ देख लेते हैं इंजीनियस। कभी किसी वर्ड के लास्ट में OUS आ जाए, डेंजरस, डेंजरस, अगर इस तरीके से कोई वर्ड आता है लास्ट में, है ना, तो याद कर लेना वो हमेशा और हमेशा एडजेक्टिव होता है। एडजेक्टिव की पहचान होती है OUS अगर आ गया लास्ट में तो वो एडजेक्टिव होगा, याद कर लेना। रूट वर्ड जो मैं बताया करो, उस वर्ड को जरूर याद किया करो। मैंने बताया ना कि मैं सेंटेंस एक पढ़ाता हूं बाबू, लेकिन कॉन्सेप्ट कई बता देता हूं, याद रखो कभी भी। चलिए 67 की तरफ चलते हैं, क्या होगा आंसर बताइए। व्हाट इज द करेक्ट आंसर ऑफ द 67। बैचलर, बता कह रहा बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, बताइए। बैचलर का कौन बताएगा फेमिनिन जेंडर, बताइए इसमें से बैचलर का फेमिनिन जेंडर क्या होगा, कौन बताएगा, देख लीजिए।
देखिए यहाँ पर ये भी बिजाड़ माने है ना, ये सब नहीं होगा। बैचलर का फैमिली है इंस्पेक्टर, इंस्पेक्टर मतलब कुंवारा, बैचलर मतलब कुंवारा, इंस्पेक्टर मतलब क्या होता है, कुंवारी होता है, लड़कियों को इंस्पेक्टर कहते हैं। चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू नेगेटिव सेंटेंस। द बॉयज प्लेज, यस या यस आ गया, यस या यस लगा होता है तो उसका जो नेगेटिव सेंटेंस बनता है वो डू नॉट से बनेगा, डू नॉट से बनेगा, या तो डज नॉट से बनेगा। याद रखो, या तो डज नॉट से बनेगा। सब्जेक्ट क्या है, दिस बॉय सिंगुलर है तो डज नॉट से बनना चाहिए भाई। डज नॉट यहाँ देखो दिया भी है, यहाँ नॉट केवल नहीं रहेगा, ये गलत हो गया, ये गलत हो गया, ठीक है, याद रखो। कभी भी यस या यस दिया तो इसका नेगेटिव सेंटेंस या तो डू नॉट से या तो डज नॉट डिसाइड करेगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट सिंगुलर है तो डज नॉट का यूज करेंगे, प्लूरल है तो डू नॉट का यूज करेंगे। बाबू याद कर लेना इस बात को। चलो आगे चलते हैं 69 की तरफ हम लोग चलते हैं। क्या इसमें क्वेश्चन नंबर 69, चेंज द फॉलोइंग सेंटेंस इनटू क्वेश्चन। बताइए क्वेश्चन में चेंज करना। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस। क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, सेंटेंस को हमें इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। जल्दी से जल्दी बताइए, क्वेश्चन का मतलब क्या होता है, इंट्रोगेटिव सेंटेंस में चेंज करना। बताइए इंट्रोगेटिव को कैसा, क्वेश्चन मतलब प्रश्न पूछने वाला, प्रश्न पूछने वाला है ना, प्रश्न पूछने वाला। देखिए क्वेश्चन का जो इंट्रोगेटिव सेंटेंस होता है वो दो प्रकार का होता है। एक यस यार नो टाइप, यस यार नो टाइप होता है, यस आर नो टाइप होता है। और दूसरा जो होता है वो WS टाइप, WS टाइप होता है। पूछने का काम जो करते हैं यस यार नो टाइप वाला करते हैं, है ना। मधुबन नोज, नोज मतलब क्या होता है यहाँ पे, अभी जस्ट मैंने बताया कि यस या यस आ जाएगा। अगर यस या यस आ जाएगा तो वही डू डज पहले कर देंगे हम, डू डज को हम क्या करेंगे, पहले कर देंगे डू डज को। देख लेते हैं कहाँ पे डू डज है। अब देखिए 3 जन का ये होगा नहीं आपका। अब यहाँ देख लेते हैं, जब डू डज का यूज करेंगे देखो इसी यस के अकॉर्डिंग ही, यस या यस के अकॉर्डिंग ही, यानी ये जो यस होता है, ये जो यस होता है, यस या यस होता है, इसी को अकॉर्डिंग ही डज या डू आता है। और जब ये लग जाता है तो ये गायब हो जाता है। यहाँ देखो नोज कर दिया इसने तो मतलब ये ऑप्शन चला गया, यहाँ नोज कर दिया इसलिए ये ऑप्शन क्या हो गया, चला गया। ऑप्शन नंबर ये होगा, कन्फर्म है। पढ़ने की जरूरत नहीं है, मैं क्वेश्चन पढ़ने की जरूरत ही नहीं है क्वेश्चन बाबू। कॉन्सेप्ट जानोगे अपने आप आंसर काटते हुए चले जाओ, आंसर अपने आप आपको मिलता हुआ चला जाएगा। Which suffix should be used to pluralize the following word? बताइए टैक्सी, बताइए टैक्सी का क्या होगा प्लूरल, बताइए टैक्सी का क्या होगा प्लूरल, टैक्सिस। टैक्सी का प्लूरल क्या होता है, टैक्सिस होता है, टैक्सिस। तो टैक्सी लिखा हुआ है, आई एस जोड़ देंगे, यस केवल जोड़ देंगे, टैक्सिस। आंसर नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। आंसर नंबर क्या होगा, 2 हो जाएगा। इसमें भी बहुत सारे बच्चे कंफ्यूज हो सकते हैं, है ना। तो इसलिए कन्फर्म होना चाहिए। अगर बच्चा कन्फर्म है तो उसको कभी समस्या होने वाली नहीं है ना, ये भी मैं बता दे रहा हूँ। चलिए क्वेश्चन नंबर हम 32 की तरफ पढ़ते हैं। क्या है 72, चूज द ऑप्शन व्हिच द नाउन चेंज फ्रॉम द कॉमन नाउन टू प्रॉपर नाउन। कह रहा है कि यहाँ पर एक नाउन होगा जो कि कॉमन नाउन से वो प्रॉपर नाउन में चेंज हो रहा होगा। प्रॉपर नाउन मतलब एक कॉमन नाउन दिया होगा, उसी के साथ पेयर में, उसी के पेयर में आपका क्या दिया हुआ है, प्रॉपर नाउन दिया हुआ है। यहाँ देखिए बॉय भी कॉमन नाउन है, चाइल्ड भी कॉमन नाउन है, गलत हो गया। रिवर ये कॉमन नाउन है, ये प्रॉपर नाउन है, ये तो समझ में आ रहा है। ये कॉमन नाउन है सब, ये कॉमन नाउन है सब। ऑप्शन नंबर ये, क्योंकि रिवर कॉमन नाउन होता है और गंगा प्रॉपर नाउन होता है। रिवर कॉमन नाउन होता है और गंगा प्रॉपर नाउन होता है। कॉमन नाउन क्या होता है, प्रॉपर नाउन क्या होता है, जिसका नाम ले लेंगे प्रॉपर नाउन, जिसका नाम नहीं लेंगे उसे हम कहेंगे कॉमन नाउन कहेंगे। बाबू याद कर लेना, है ना। चलिए क्वेश्चन नंबर 73 की तरफ चलते हैं। इन द सेंटेंस यू मस्ट कंप्लीट द असाइनमेंट टुडे। द वर्ब मस्ट, कह रहा हूं मस्ट का क्या वर्ब है, बताइए। अभी जस्ट मैं बताया मॉडल वर्ब है, अभी जस्ट मैंने बताया ऊपर मॉडल वर्ब, मैंने उसी में बताया था, लिखा था मैंने कि अगर वो वर्ब कहीं आ जाएंगे तो वो मॉडल वर्ब होंगे। आग मूद के क्या करो, आंसर दे दो बाबू, ठीक है। चलिए आगे चलते हैं। क्या है इसमें, देखो जो मैं पढ़ाता हूँ ना यार, मतलब ये समझ जाओ ना, एकदम खदान में से हीरा निकाल देता हूँ यार, ठीक है, याद रखो। चूज द वर्ड दैट बिलोंग्स टू द कैटेगरी ऑफ एन एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन देख लो, काइंडनेस में इसे मैं बता दे रहा हूँ। काइंडनेस एब्स्ट्रैक्ट नाउन होता क्या है, कुछ वर्ड से जो कुछ रूट वर्ड से जो बन जाता है उसी को एब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। जैसे अगर
ऑब्स्ट्रिक नाउन की पहचान में बता रहा हूँ, कैसे पहचानोगे, कैसे ऑब्स्ट्रिक नाउन को कैसे पहचाने। यहाँ पर लिख दे रहा हूँ मैं, ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन को कैसे पहचाने, ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन को कैसे पहचाने। कभी गलती नहीं करोगे बाबू, याद रखो, कभी गलती कर दो काइंड से, कि काइंड में नेस लग गया तो काइंडनेस बन गया। कुछ रूट वर्ड में जो लगा रहेगा वही ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन होता है। अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में नेस लगा है, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में मेंट लगा है, अगर कोई वर्ड है उसके लास्ट में से फ्रेंडशिप सिप लगा हुआ है, ICY है या CE है, ठीक है, उसके बाद और क्या ISM है, TION है ना, ये सब अगर कहीं लगे होते हैं, हुड जिसे चाइल्डहुड है ना, ये सब अगर किंगडम, डम वाला ही शब्द लगे, डम, अगर किसी वर्ड के लास्ट में डम से किंगडम, फ्रीडम, ये शब्द लगे हुए हैं तो समझ जाना कि ये 100 और 100% आपके क्या है, वो ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन, देयर इज नो डाउट। जैसे मैं बात करूं काइंडनेस, तो मैं ये कह सकता हूँ सिकनेस मैं कह सकता हूँ, मैं ब्लाइंडनेस कह सकता हूँ, मैं पनिशमेंट में कह सकता हूँ, पनिशमेंट हो गया। मैं फ्रेंडशिप कह सकता हूँ, मैं यहाँ पे फ्रेंडशिप मैं कह सकता हूँ, ठीक है। उसके बाद में यहाँ पे आई से एडवाइस में कह सकता हूँ, एडवाइस ये ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन होता है और एडवाइस आपका वर्ब होता है। ISM हिंदुज्म में कह सकता हूँ, टेररिज्म में कह सकता हूँ, ISTBC में होता है, ठीक है। नेशन में कह सकता हूँ, हुड चाइल्डहुड में कह सकता हूँ, मैं फ्रीडम में कह सकता हूँ, मैं इस तरीके से देख सकते हो। अगर ऐसे शब्द आते हैं तो सब के सब ऑब्स्ट्रिक्ट नाउन होते हैं जिनके लास्ट में ये वर्ड लिखा होता है ना, कीवर्ड जो लिखा होता है। ऐसा कोई बताएगा यार? नहीं बताएगा मेरे प्यारे, नहीं बताएगा बाबू, मेरे बच्चों, मेरे दोस्तों। चूज द सेंटेंस इन विच द एडवर्ब एक्सप्रेसेस फ्रीक्वेंसी बताना है, एडवर्ब फ्रीक्वेंसी बताना है। द गेस्ट सेट नियर बाई, नियर, ये सब ये प्लेस बता रहा है, ये तो प्लेस है ना, ये वेटेड पेशेंटली है ना, आउटसाइड ये भी एडवर्ब है, लेकिन ये भी प्लेस ही बता रहा है, ये द ट्रेन लेट, ये टाइम बता रहा है, ये क्या है, टाइम बता रहा है ना। इसमें देखिए एक शब्द है ऑफन, ये फ्रीक्वेंसी बता रहा है, ये क्या बता रहा है, फ्रीक्वेंसी बता रहा है। तो ये ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ए हो जाएगा। 74 का जो करेक्ट आंसर होगा वो क्या होगा आपका, ऑप्शन नंबर ये। ऑफन जो है प्रायः मैंने अक्सर, ठीक है, ये फ्रीक्वेंसी होता है। फ्रीक्वेंसी क्या होता है, आप साइंस में पढ़ते बहुत अच्छे तरीके से, है ना, कोई काम बार बार हो। चलिए इसमें बताइए क्या होगा, इसमें बताइए बाबू, बहुत मेहनत कर रहा हूँ यार आपके लिए, ठीक है, बहुत ज्यादा मेहनत कर रहा हूँ कि जो हमारे दोस्त हैं, ठीक है, उनको वो जब एग्जाम में बैठे, कंपटीशन एग्जाम में बैठे, और उसमें अगर इंग्लिश इंक्लूड है तो इंग्लिश में उनको कभी भी कोई समस्या ना आए, ऐसा मैंने क्या किया है, प्रतिज्ञा ले लिया है। आइडेंटिफाई ग्रामेटिकली करेक्ट द सेंटेंस, नाइदर आपका देख लो थोड़ा सा कंडीशन क्या होता है, मैं लिख दे रहा हूँ, बहुत इंपॉर्टेंट शब्द मैं लिखने जा रहा हूँ। देखो बाबू, एक आपका होता है ईच होता है, एक आपका होता है आइदर होता है, एक आपका होता है नाइदर होता है, एक आपका होता है नन होता है, एक आपका होता है एनी नहीं, उसके बाद आपका वन मैं कर दे रहा हूँ, वन। इसके बाद अगर आप लगा होता है, इसके बाद अगर आप लगा होता है तो जो आने वाला नाउन या प्रोनाउन होगा, नाउन या प्रोनाउन होगा वो प्लूरल होना चाहिए, वो प्लूरल होना चाहिए, लेकिन जो वर्ब होगा वो आपका क्या होना चाहिए, सिंगुलर होना चाहिए। इस बात को आप याद रखिए, ये कॉन्सेप्ट है, ये आपके लिए क्या है, ये कॉन्सेप्ट है, ये नोट बना करके आप क्या करिए, कहीं लिख लीजिए कि इन वर्ड बहुत इंपॉर्टेंट, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, हर एक एग्जाम में इससे क्वेश्चंस बनते हैं। एसएससी का कोई भी सेक्टर हो गया, हर क्षेत्र में इससे क्वेश्चंस पूछते हैं बाबू। इसे कहते हैं डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन, ये डिस्ट्रीब्यूटिव प्रोनाउन है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है बाबू, याद कर लेना इसको, ठीक है ना। तो देखिए नाइदर ऑफ द हाइपोथेसिस, थेसिस है तो सेस को सिस में चेंज कर देते, याद रखो, सेस को इसका प्लूरल सिस में चेंज कर देते हैं, सेस का प्लूरल किस में चेंज कर देते, याद कर लेना। अगर सेस लिखा है तो इसका प्लूरल बनाने के लिए हम सिस में चेंज कर देते हैं, अगर ऐसा कुछ वर्ड है, सिंथेसिस जैसे बोलते हैं, ठीक है। तो यहाँ पर हाइपोथेसिस है, तो ये आपका क्या है, ये सिंगुलर ही है, ये सिंगुलर है, तो इसलिए ये गलत हो गया, आपका प्लूरल होना चाहिए नाउन। ये देखो यहाँ पे इसने सिंगुलर कर दिया, ठीक है, ये दिया इसने प्लूरल दे दिया, ये सिंगुलर कर दिया, सही है, ये प्लूरल दिया, ये प्लूरल कर दिया, गलत हो गया। मतलब नाउन प्लूरल होना चाहिए, नाउन
प्लूरल होना चाहिए, नाउन प्लूरल होना चाहिए, और जो वर्ब होना चाहिए वो क्या होना चाहिए, वो सिंगुलर होना चाहिए। तब इस रूल को जो फॉलो करेगा वही आंसर आपका क्या होगा, करेक्ट होगा। इसको आप नोट डाउन कर लेना बाबू, इस बात को आप नोट डाउन कर लेना, इस वर्ड को। फिल इन द ब्लैंक्स, बस ये लास्ट में लग रहा है। फिल इन द ब्लैंक्स विद द करेक्ट आर्टिकल। चलिए इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा, इसमें बताइए करेक्ट आंसर क्या होगा। इसका मैं देख लूँ, लास्ट है तो इसको मैं होमवर्क दे रहा हूँ मैं। हाँ लास्ट है ये, है ना, ये लास्ट है, ठीक है, लास्ट है ये आपके लिए होमवर्क रहेगा। ये 76 आपके लिए होमवर्क रहेगा। इसका आंसर आप करेक्ट कमेंट बॉक्स में बनाएंगे इसका आंसर क्या होगा 76 का। चलिए इसमें देखिए थोड़ा सा थॉट क्या है ना। हर दिन एक नया मौका है, सकारात्मक सोच, कड़ी मेहनत, निरंतर प्रयास। मतलब ये याद रखिए बाबू, आपको हर दिन एक नया मौका मिलता है, हर एक नई सीख सीखने का मौका मिलता है। अगर बंदा लगातार सकारात्मक सोच के साथ मेहनत कर रहा है, पढ़ाई कर रहा है, किसी भी क्षेत्र में है, तो निश्चित तौर से उस क्षेत्र में आगे बढ़ेगा। कड़ी मेहनत, तन मन धन के साथ मेहनत कर रहा है, आगे बढ़ेगा। निरंतर प्रयास, ये बहुत बच्चों से नहीं होता है। कंसिस्टेंसी आप में होना जरूरी बाबू। आप 5 घंटा डेली पढ़ो, लेकिन वो 5 आवर्स फॉर द 30 डेज होने चाहिए। मतलब 30 डेज के लिए होने चाहिए, 300 दिन के लिए आपके लिए होना चाहिए, साल के लिए होने चाहिए, ठीक है। याद रखो, जब वो तब तक होने चाहिए जब तक कि हम सफल ना हो जाएं। हम आवर्स को बढ़ा सकते हैं, घटा नहीं सकते हैं। ये हमारे अंदर एबिलिटी हम बढ़ाते जाएंगे अपनी, ठीक है, तब जाकर के विल गॉट सक्सेस, आपको सफलता मिलेगी, ठीक है ना। आज के लिए इतना ही रखते हैं, ठीक है ना। बस समझ में आ रहा होगा बाबू। जिस बंदे को समझ में आ रहा, नहीं भी आ रहा है, जो भी हमारा भाई बहन है, दोस्त है, नहीं समझ में आ रहा है, कमेंट बॉक्स में बताओ सर ये चीज़ हमें नहीं समझ में आया, तुरंत उसका आंसर मैं आपको बताऊंगा, ठीक है। बट पढ़ते रहिए बाबू, कीप रीडिंग। ओके, थैंक्स ऑल, आपकी बेस्ट ऑफ लक।